नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। वेलकम टू निशुल्क स्टडी पॉइंट, यहाँ सिलेक्शन एक जिद है। तो आप सबका स्वागत है निशुल्क स्टडी पॉइंट पर, जो जल्द ही ईद के मौके पर पूरी टीम के साथ रिलीज होगी। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है वास्तविक संख्या। उसमें एक छोटी सी बिंदु पर हम बहस करने वाले हैं। वो छोटी सी बिंदु क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 1.3 के अंतर्गत आता है कि कोई भी जो संख्या होता है, जैसे परिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, तो अपरिमेय संख्या को जो सिद्ध किया जाता है, किसी संख्या की अपरिमेयता को जो सिद्ध करना है, इसमें विद्यार्थियों को बहुत परेशानी आती है। बहुत परेशानी करने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे किताब में अलग अलग तरीके से दिया हुआ रहता है। तो अलग अलग तरीकों से जो दिया हुआ रहता है, तो कहीं पे मान के चलिए कि √2 को कुछ अलग प्रोसेस से सिद्ध किया हुआ है, तो √3 को कुछ अलग तरीके से, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि कहीं पे √2 को सिद्ध किया कुछ अलग प्रोसेस से, और कहीं पे दे दिया 1/√2 तो विद्यार्थी फंस जाता है, कहीं पे दे देगा 2√2 तो विद्यार्थी फंस जाता है। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ कि ये सारे परेशानी से आप लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये सारी परेशानी से अगर जब ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो हमको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी संख्या हो, अगर जब उसका अपरिमेयता आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए तो आपको वहां पे दिक्कत होगी। ये मेरी गारंटी है। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देना चाहता हूं कि आप कुछ नहीं भी जानते हैं, आप कुछ अगर नहीं भी जानते हैं तो पर भी मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अपरिमेयता कैसे सिद्ध की जाती है। पर चाहे कोई भी संख्या क्यों न हो, चाहे बट्टे में हो, गुना में हो, घटों में हो, जोड़ में हो, कुछ में भी हो दिया हुआ, लेकिन आप लोगों को सिद्ध करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए हम कुछ बिंदु आप लोगों को लिख देते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जानना तो मान लीजिए कि मरणोपरांत आदमी को खत्म होता है, जब तक जानेगा नहीं तब तक होगा कैसे, भूलेगा जानेगा, ऐसा ही होता है। तो देखिए हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, आप लोग जानते भी होंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय अपरिमेय आप जानते करते हैं। परिमेय संख्या उसको कहेंगे कि वैसी संख्या, सिंपल है डेफिनेशन मान के चलिए कि हमको उतना बोझ लेके नहीं चलना है, सिंपल वे में हमको ये जानना है कि परिमेय संख्या कहेंगे किसको। तो परिमेय संख्या दोस्तों हम उसको कहेंगे कि वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो संख्या परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय और अपरिमेय तो क्लियर है। परिमेय संख्या होने का कुछ शर्त होता है दोस्तों। मान के चलिए कि यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करने वाले हैं, पीछे जाएंगे तो दिक्कत होगा, लिखेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन हम उन बातों का चर्चा यहाँ पे कर देता हूँ। परिमेय संख्या तो समझ गए कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे वो परिमेय संख्या होगा, जहाँ P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक। जब P पूर्णांक और Q पूर्णांक, तो पूर्णांक तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि -∞ से लेके +∞ तक जितना भी संख्या है सबका सब पूर्णांक है। तो कहने का मतलब P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक, P भी पूर्णांक और Q भी पूर्णांक का इस फॉर्म में जिसको हम लिखेंगे वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। इस परिमेय संख्या होने का कुछ शर्त होता है, 4 शर्त हम बताएंगे, उसी से आपका क्लास 10th में मान के चलिए कि बिहार बोर्ड में जितना सवाल पूछता है उसी 4 कंडीशन से आपका हो जाएगा। उससे बाहर कोई भी कंडीशन नहीं लागू करता है। पहला कंडीशन होता है कि परिमेय संख्या में हर जो है, परिमेय संख्या का हर कभी 0 नहीं होगा, ये पहला शर्त है। अब वैसे भी कोई भी संख्या भाग के रूप में है तो उसका हर तो 0 कभी नहीं होता। तो ये जनरल है कि चाहे कोई भी संख्या हो तो हर उसका कभी 0 नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या में भी ये लागू होगा कि उसका हर कभी 0 नहीं होगा।
उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं दूसरा कंडीशन इसका कहता है कि परिमेय संख्या का हर कभी ऋणात्मक नहीं होगा। दूसरा कंडीशन ये है दोस्तों, बढ़िया से समझिएगा इसको, कि परिमेय संख्या का जो है ये हर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तीसरा कंडीशन ये कहता है कि ये परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं होगी, कभी भी ये क्यूब में नहीं होगी। ये कहता है कि परिमेय संख्या कभी न रूट में होगी या न ही क्यूब रूट में होगी। आई बात समझ में? ये न ही रूट में होगी न ही क्यूब रूट में होगी, ये होने का शर्त है इसका। चौथा कंडीशन ये कहता है कि परिमेय संख्या के हर और अंश और हर, परिमेय संख्या के अंश और हर का कॉमन फैक्टर CF4 कॉमन फैक्टर, सात गुणनखंड इसका होता है, या ओवेनिस्ट गुणनखंड भी आप इसको बोल सकते हैं। P और Q का कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। कोई भी संख्या अगर जब ये 4 कंडीशन का पालन करता है तो वह परिमेय होगा। 4 का अगर जब पालन नहीं करता है तो वह परिमेय नहीं होगा। पहला कंडीशन यह है कि हर कभी 0 नहीं होगा। दूसरा कंडीशन यह है कि उसका हर कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तीसरा कंडीशन यह है कि उसका परिमेय संख्या को ना आप उस वर्गमूल में लिख सकते हैं, न परिमेय संख्या को घनमूल में लिख सकते हैं, कुछ भी न वर्गमूल न घनमूल, ये इसमें ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। चौथा कंडीशन ये कहता है कि अंश और हर का कॉमन फैक्टर तो लाजिमी आप जानते होंगे, 9th वगैरह में पढ़े होंगे। तो कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। जैसे मान के चलिए कि 2/3 में कॉमन फैक्टर 1 है, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए हल्का सा, यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ। 2/3 तो 2 में देखिए 2 को हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3 गुना 1 लिख सकते हैं। तो कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ 1 ही है इसमें, और कुछ है इसमें कॉमन? जब और कुछ नहीं है कॉमन तो सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो कह तो यही रहा है कि P और Q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। जब 1 होगा इसका कॉमन फैक्टर तो वह परिमेय होगा, कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा तो वह परिमेय नहीं होगा। और कहता है कि वह कभी रूट में ना स्क्वायर रूट में नहीं होगा, कभी वह क्यूब रूट में नहीं होगा, यानी कि वह न कभी वर्गमूल में होगा और न ही कभी वह घनमूल में होगा। दूसरा कंडीशन कहता है कि हर कभी ऋणात्मक नहीं होगा, और कहता है कि हर 0 नहीं होगा। देखिए एक बात मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होगा, अंश 0 नहीं होगा, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ कि परिमेय संख्या का अंश क्या होगा। परिमेय संख्या का सिर्फ हर 0 नहीं हो सकता है, अंश 0 हो सकता है। इसीलिए सभी सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। जितना भी पूर्ण संख्या है सबका सब परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश के बारे में नहीं मैं कह रहा हूं कि अंश क्या होगा, सिर्फ हर 0 नहीं होना चाहिए। तो अंश यहाँ पे 0 हो सकता है, हर 0 नहीं होगा। अंश ऋणात्मक हो सकता है, हर ऋणात्मक नहीं होगा। क्लियर है? परिमेय संख्या समझ गए। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए ये चारों कंडीशन का जो पालन करेगा वो परिमेय संख्या, 4 का जो पालन नहीं करेगा वो परिमेय संख्या, और सबको पटली में समझ लेंगे तो वास्तविक संख्या, जो हमारा एक टॉपिक है रियल नंबर जो हम पढ़ने वाले हैं। जो ये चारों जो संख्या ये चारों नंबर का पालन करेगा, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए ना, कोई भी पूर्णांक संख्या जो ये चारों कंडीशन का पालन करेगा तो वह परिमेय संख्या होगा। चारों का पालन नहीं करेगा तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और दोनों परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला देंगे तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि परिमेय तो समझ गए, ये चारों कंडीशन को जो पालन करेगा वो परिमेय होगा। अब अपरिमेय के लेके आप लोगों को चलते हैं। अपरिमेय तो ये चारों कंडीशन जो पालन नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक्सरसाइज 1.3 में जितना चीज की आवश्यकता होती है उस पे हम डिस्कस करेंगे,
उससे मान के चलिए कि जो कमी होगी तो धीरे धीरे हम पूर्ति करते चलेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ कमी था तो हम बता दिए, और उसके बाद फिर हमको लगेगा कि नहीं यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहिए, तो 1.3 के लिए अगर जब कुछ एक्स्ट्रा और देने की आवश्यकता होगी तो हम आप लोगों को देंगे। पहला शर्त एक्सरसाइज 1.3 बनाने के लिए ये चाहिए हमको कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय होता है। ये पहला कंडीशन है कि जब एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या, देख रहे हैं यहाँ पे, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो रिजल्ट आएगा अपरिमेय संख्या। बस यही ध्यान में रखना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों को जब घटाएंगे तो अपरिमेय हो जाएगा, एक परिमेय और एक अपरिमेय दोनों को जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। बस यही तो ख्याल रखना है। और तीसरा कंडीशन है कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है। कहने का मतलब एक परिमेय संख्या होगा और एक अपरिमेय संख्या होगा, दोनों को जब गुणा करेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा अपरिमेय संख्या होगी। चौथा पॉइंट ये होता है कि एक परिमेय होगा, एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का भाग, या भागफल दे दीजिए ना, भाग ये रहने दीजिए, भाग अपरिमेय होता है। ये चार बातों को अगर आप समझ रहे हैं तो एक छोटा सा ट्रिक देने के बाद ये पूरा का पूरा आपका एक्सरसाइज 1.3 में ऐसा कोई सब एक्सरसाइज 1.3 ही क्या, कोई भी अपरिमेय संख्या को सीधा आप कर सकते हैं। कोई भी मान के चलिए कि केसी सिन्हा ले लीजिए, आर डी शर्मा वगैरह का ले लीजिए, आर एस अग्रवाल का ले लीजिए, एनसीईआरटी का कोई भी बुक को आप उठा के देख लीजिए। ये चारों बिंदु को आप पढ़ने के बाद कोई भी किताब लेके उठा के आराम से आप बना सकते हैं, अपरिमेयता सिद्ध कर सकते हैं, कोई कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ ये जानना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होगा। दूसरा कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाव हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणा या गुणनफल अपरिमेय होगा। चौथा कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का भाग क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक, तो देखिए समस्या बच्चा को क्या आता है कि कोई भी टीचर √2 को सिद्ध कर देता है, √3 को सिद्ध कर देता है, √5 को सिद्ध कर देता है, √7 को सिद्ध कर देता है, √11 को सिद्ध कर देता है, √13 को सिद्ध कर देता है, एक्सेट्रा। कोई मान के चलिए जितना भी अपरिमेय है तो उसको सिद्ध करके ये सिंगल लेके बता देते हैं। बच्चा फर्स्ट कहाँ पे जाता है, परीक्षा में जब उसको पूछ दिया 1/√2 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, और पूछ देगा कभी कभी सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कभी कभी ये पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए √5 - √7 अपरिमेय संख्या। कभी कभी ये पूछ देता है 2 - √3 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या। तो ये सब जब परीक्षा में पूछ देता है तो बच्चा वहां से
बिना जवाब दिए वापस लौट जाता है। क्यों? क्योंकि रेक्टिफिकेशन के द्वारा उसको यहाँ तक ही मालूम रहता है। मान के चलिए उसके पास तो उतना नॉलेज नहीं रहता है, नॉलेज रहता तो आपके पास पढ़ने के लिए आता ही क्यों? वो नहीं जानता है, इसीलिए आपके पास पढ़ने के लिए आता है। और उसका आजकल टीचर सब गलत फायदा उठाते हैं, वो भी मान के चलिए कि कहाँ से क्या क्या करके आते हैं। खैर छोड़िए, जिसको जो करने का होता है वो अपना करता है, हमको उससे क्या मतलब है, हम जो करते हैं वो देखिए। तो ये तो मान के चलिए कि ये रूट में है, तो पहले हम क्या बोले थे कि परिमेय संख्या रूट में नहीं, स्क्वायर रूट में नहीं होगी। ये स्क्वायर रूट में जब है तो ये अपरिमेय हो गया, स्क्वायर रूट में है तो अपरिमेय हो गया, स्क्वायर रूट में है तो अपरिमेय हो गया। देख रहे हैं, इसी कारण ये अपरिमेय हो गया। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होता है। मैंने उससे पहले परिमेय संख्या के बारे में बता रहा था, तो ये बताए थे कि जितना भी पूर्ण संख्या है सब का सब परिमेय संख्या है, और जितना प्राकृत संख्या है सब का सब परिमेय संख्या है, जितना पूर्णांक संख्या है सब का सब परिमेय संख्या है। तो बताइए एक प्राकृत संख्या है कि नहीं है? जब एक प्राकृत संख्या है तो ये परिमेय होगा कि नहीं होगा? इस एक पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं अभी, आगे नहीं। ये एक जितना प्राकृत संख्या है सबका सब परिमेय है, तो एक भी तो प्राकृत संख्या है, और जब एक प्राकृत संख्या है तो ये परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो एक परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए √2 स्क्वायर रूट में है तो ये तो अपरिमेय हो गया। अभी तुरंत यहाँ पे क्या पढ़ा है कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय का भाग हमेशा अपरिमेय होता है। तो ई परिमेय ई अपरिमेय दोनों को भाग देंगे तो क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। एक परिमेय एक अपरिमेय का भाग क्या होता है? अपरिमेय होता है। ठीक, तो देखिए बच्चा तो यहाँ तक चल आता है, √2 को सिद्ध वह कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया 1/√2 तो वह सिद्ध नहीं कर पाता। ये √2 को वह सिद्ध कर सकता है, लेकिन 1/√2 दे दिया तो वह सिद्ध नहीं कर सकता। अगर जब ये बात उसको मालूम रहता कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भाग अपरिमेय होता, तो तुरंत ना √2 को सिद्ध कर देते हैं, लास्ट में लिख देता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का भाग क्या होता है? अपरिमेय। इसीलिए एक परिमेय संख्या है √2 को हम तुरंत अभी सिद्ध किए हैं कि यह अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का भाग अपरिमेय, इसीलिए एक बटे √2 अपरिमेय। अब सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सबका मन खुश, कॉपी चेक करने वाला का भी मन खुश, जो पढ़ाया उसका भी मन खुश, और जो लिख के आया उसको मार्क मिलेगा उसका भी मन खुश, सब खुश है कि नहीं? अब यहाँ पे देखिए, ये 2 क्या है? परिमेय संख्या है, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। दोनों का गुणनफल एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय। देखिए ये क्या है? अपरिमेय है, अपरिमेय है, दोनों अपरिमेय का घटाओ तो हमेशा अपरिमेय ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक परिमेय एक अपरिमेय, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाओ अपरिमेय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 + √3, ये प्रूफ कीजिए। तो हम तो जानते हैं एक परिमेय है एक अपरिमेय है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो अपरिमेय होगी। क्लियर है? तो ये बात को अगर जब आप नोट करना चाहते हैं तो ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। जो खास करके क्लास 10th का स्टूडेंट है जो 2021 में एग्जामिनेशन देंगे, खास करके उसके लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि उसको इससे तो मान के चलिए कि 2 मार्क्स में तो पूछता ही पूछता। अगर जब पूरा वास्तविक संख्या बता देंगे तो 10 मार्क वास्तविक संख्या से पूछता है। ये हम गारंटी लेते हैं, 100% की गारंटी लेते हैं। अगर जब पूरा वास्तविक संख्या हमसे पढ़ लीजिएगा तो 1 मार्क आपका नहीं कटेगा। 10 में से 10 की गारंटी हम देते हैं आपको। 10 में से 10 की गारंटी हम देते हैं कि वास्तविक संख्या में से 10 में से 10 आपको मिलेगा। लेकिन आप यहाँ इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ में 2 की गारंटी हम दे देते हैं, लिख के दे देते हैं कि अगर आप क्लास 10 का परीक्षा 2021 में दीजिएगा तो 2 मार्क आपका कोई काट नहीं सकता, 2 मिलेगा तो मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई बोझ नहीं होना चाहिए। जब आदमी को पढ़ाई बोझ लगने लगता है तो वही कुछ अपने जीवन में नहीं कर सकता, ये हम लिख के देते हैं। अगर आप गणित समझते नहीं है तो इसीलिए आपको बोझ लगता है। गणित आप समझिएगा तो गणित बहुत आसान है,
मेरे समझ से खास करके कि गणित जितना आसान है उससे आसान तो मान के चलो हिंदियों नहीं। हम हिंदी से 90 गुना आसान गणित को समझते हैं। हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना सबके बस की बात नहीं है। सब नहीं हिंदी शुद्ध शुद्ध बोल सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। गणित जहाँ पे पढ़ाई, गणित क्या, पढ़ाई को अगर आप समझते नहीं, इंटरटेन नहीं करते हैं, तो कहने का मतलब इसलिए वो आपको भारी लगता है। अगर मान के चलिए कि ये सब आप कर रहे हैं तो बहुत आसान, माइंड फ्री होकर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा माइंड को फ्री करके पढ़ना है। जब तक माइंड फ्री नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, फिर तो समस्या होगी आगे चल के। तो पीछे जो मैंने 4 टॉपिक पॉइंट बताए हैं कि एक परिमेय और अपरिमेय का जोड़, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक मैं आपको बताते ही रहूंगा। जब तक आप सीखिएगा नहीं तब तक मैं आपको बताऊंगा कि एक परिमेय एक अपरिमेय का योग अपरिमेय होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय का घटो अपरिमेय होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणा अपरिमेय होता है, एक परिमेय एक अपरिमेय का भाग अपरिमेय होता है। सबसे पहले बहुते अपरिमेय अपरिमेय हो गया, तो एक चीज का अपरिमेयता सिद्ध करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद दुनिया का कितना होगा तो सब का सब आप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए जैसे कि रहता है सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या। एक्चुअली ये √2 वाला जो है लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। कहीं भी जाइए तो √2 रहता है, यानी कि √2 तो आपको सिखाएगा ही सिखाएगा कि √2 अपरिमेय है। इसको आप इसका अपरिमेयता आप सिद्ध कीजिए। तो देखिए कोई आदमी कह रहा है कि हम ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, तो उसके अपोजिट हम उसको मान के चलेंगे कि ये नहीं कर सकता। हम मान के चलो कि कोई आदमी कहता है कि हम ये काम कर देंगे, तो क्या प्रोत्साहन आदमी कहता है तुम नहीं कर पाएगा, तुम नहीं कर पाएगा, ये काम तुमसे नहीं होगा। तो जब वो कहता है नहीं होगा तो पूरा जी जान लगा देता कि हम करेंगे तो हम करेंगे। तो वही होता है √2 के साथ। √2 कहता है कि हम तो अपरिमेय तो पहले से ही है, सब जानता है कि अपरिमेय है, लेकिन फिर भी कहता है कि इसको प्रूव कीजिए। तो इसके अपोजिट हम इसको मान लेते हैं कि तुम भाई अपरिमेय संख्या नहीं है। अब तुम जब अपरिमेय संख्या नहीं है तो कौन चीज है, परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय तो है, सब जानता है, लेकिन इसको सिद्ध करना है तो हम कहेंगे तुम अपरिमेय संख्या नहीं है। तो तुम है क्या, तो परिमेय। तो हम मान लेते तुम कुछ भी करो लेकिन हम जो मानेंगे वही होगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। सब जानता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन लिख दिया √2 एक परिमेय संख्या। मान के चलिए कि उल्टा इसका चलेंगे तब ना लास्ट में रिजल्ट परिमेय निकल जाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का क्या क्या शर्त था कि हर तो 0 नहीं होगा, हर ऋणात्मक नहीं होगा, स्क्वायर रूट में वो कभी नहीं होगा, कॉमन फैक्टर ये के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहां P एवं Q पूर्णांक, P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, और Q does not equal to 0 एवं P और Q में एक के अलावे कोई कॉमन फैक्टर नहीं। जब परिमेय संख्या है तो ये के अलावा कोई उसमें कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, पहले लिखा चुके हैं। और ये भी लिखा है कि हर उसका 0 नहीं हो सकता, तो नहीं है। P और Q पूर्णांक है, पहले बोल दिया कि P और Q पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक तो हो गया। अब देखिए जब ये √2 परिमेय संख्या हो गया तो अब में हम लिख सकते हैं कि भाई P और Q तुम परिमेय संख्या हो गया।
तो p और q परिमेय संख्या, तो √2 भी परिमेय संख्या, p और q बराबर √2, हम भी परिमेय तुम भी परिमेय, तो हमारे बराबर तुम तो हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब p और q परिमेय संख्या तो बराबर √2 भी परिमेय संख्या। अब देखिए करते हैं क्या, तो क्रॉस कर लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते ही होंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसको क्रॉस बोला जाता है। तो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, p को 1 से गुना करेंगे तो p हो जाएगा, और q को √2 से गुना करेंगे तो √2q हो जाएगा। ठीक, क्रॉस यहाँ पे किए, p बराबर √2q। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा पोस्ट में लिख देंगे कि वर्ग करने पर हम इसका हम क्या करने जा रहे हैं, वर्ग करने जा रहे हैं। तो दोनों तरफ या वर्ग करने पर तो हो गया दोनों तरफ। तो करने का मतलब लिख दीजिएगा तो बेटर रहेगा कि दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कहाँ कीजिएगा, इस साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसी साइड में कीजिएगा वर्ग। तो p का वर्ग करेंगे और √2q का वर्ग करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि p का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है ना, p का स्क्वायर क्लियर है। तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और q का जब स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो नीचे में हो सकता है कि दिखाई नहीं दे सकता है क्योंकि बोर्ड छोटा है, इसीलिए हम लिख देते हैं कि वर्ग करने पर क्या रिजल्ट आएगा, p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अगर जब फिर से समझना चाहते हैं तो हम फिर से समझा सकते हैं, आप लोगों को कर देते हैं कि है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या। जब परिमेय हो जाएगा तो p और q पूर्णांक होना पड़ेगा, परिमेय होगा तो पूर्णांक होना पड़ेगा, और q 0 के बराबर नहीं होगा। p और q में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी कि CF नहीं होगा। तब p और q परिमेय संख्या मान लीजिए, तो pq बराबर √2/1, नीचे में कुछ तो 1 दे दिया जाता है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का करेंगे, तो p को 1 से गुना करेंगे तो p, या √2 को q से गुना करेंगे तो √2q। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लेके आप लोगों को चलते हैं। इसको हम बगल में लिख लेते हैं यहाँ पे कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, समीकरण 1। यहाँ पे लिखेंगे पुनः माना कि p बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या। देखिए पुनः हम मान लें कि p बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक संख्या। यहाँ पे बहुत आदमी को सवाल आ रहा होगा कि सर p बराबर 2m ही क्यों माने, 3m 5m 6m कुछ दूसरा चीज क्यों नहीं माने, 2m ही क्यों लिए। 2m हम इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे √2 को कह रहे हैं तुम अपरिमेय संख्या नहीं है। जिसको कहेंगे तुम अपरिमेय संख्या नहीं है उसी को मानना है। अगर जब √3 को कहेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है तो √3m मानेंगे। 5 को कहेंगे अपरिमेय संख्या नहीं है तो 5m मानेंगे। कहने का मतलब जिसको सिद्ध करने के लिए दिया हुआ रहेगा ना, सिंपल सी माइंड में ये बैठिए कि जिसको सिद्ध करने के लिए रहेगा p बराबर वही मानना है। √3 रहेगा तो 3m, 5 रहेगा तो 5m, और उसके बाद √7 रहेगा तो 7m, √13 रहेगा तो 13m, वही मानना है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। ठीक, तो p बराबर 2m और लिखेंगे p का मान
p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो p का मान 2m, तो 2m का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, थोड़ा और नंबर आ देते हैं इसको, 2m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर, m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन, तो देखिए 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर, तो q बराबर ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो गया तो q बराबर ये √2 m का स्क्वायर, तो m हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो q बराबर √2m। अब p बराबर नॉट आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए p स्क्वायर बराबर था 2q स्क्वायर, तो p बराबर हो जाएगा √2q, कोई दिक्कत? समीकरण 1 और समीकरण 2 निकला, q बराबर √2m, समीकरण 2। अब देखिए q भी पूर्णांक और m भी पूर्णांक, तो पूर्णांक तो परिमेय संख्या में रहबे करता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ये नहीं। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कंक्लूजन निकला कि कह रहा है कि परिमेय संख्या में एक के अलावा कोई शार्प गुणनखंड नहीं रहता है, लेकिन मोटका अक्षर में यहाँ पे झलक रहा है कि √2 एक के अलावा, एक तो नहीं है, √2 है, एक के अलावा क्या है, √2 है। तो कहने का मतलब, तो हमारी जो अवधारणा थी, हमारी जो कंट्राडिक्शन था, कंट्राडिक्शन होता है, हमारा जो कंट्राडिक्शन था वो गलत हो गया। वो गलत क्या हो गया कि हम ये माने थे कि p और q में एक के अलावा कोई शार्प गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, √2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा बताइएगा, तो बता लीजिए, क्योंकि जगह में हमको लिखने के लिए यहाँ पे मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं ऊपर से। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, उस तरीका से जब होगा तो कहेंगे समीकरण 1 एवं 2 से हम पाते हैं कि p एवं q में एक के अलावा कॉमन फैक्टर √2 है, अतः हमारी मान्यता गलत हुआ। हम जो ले रहे थे कि √2 परिमेय संख्या है, वो जो रहवा खत्म हो गया कि √2 रियल पे आ गया कि यह परिमेय संख्या नहीं है। तो अस्पष्टता √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक्सरसाइज 1.3 में अगर जब इसको आप समझ जाते हैं तो सब सवाल आप बना लीजिएगा, कहिए कैसे। अब √2 रहेगा तो √2 के जगह पे तो √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, √11 आ जाएगा, √13 आ जाएगा, तो सब कुछ तो वही लिखना है, सब कुछ वही लिखना है। पाने का मतलब स्पष्टता ये हो गया कि √2 एक अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए टाइम भी एक्सिट कर रहा है कि क्लास में मान के चलिए कि 30-35 मिनट का हो ही गया होगा, तो लंबा आ जाने के बाद सबका मन उठ जाता है। तो कहने का मतलब ये √2 तो समझ गए। अब देखिए यहाँ पे √3 होगा, √5 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, √13 हो जाएगा। तो ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या को तो आप सिद्ध कर सकते हैं। उसके बाद मान के चलिए कि दूसरा आता है, उसके बाद दूसरा आता है कि 1/√2 आता है, 1/√3 आता है, 3√3 आता है, 2 - √3 आता है, 3 + √3 आता है, √7 - √5 आता है। ये सब को
अगर जब देखना है तो इसका अलग से एक दूसरा वीडियो आएगा। एक दूसरा वीडियो बनाना ही पड़ेगा। मान के चलिए कि हर एक चीज को एक एक पॉइंट को समझाने में तो समय लगेगा ही, एक एक पॉइंट को समझाएंगे तो उसमें समय लगेगा ही। तो इसीलिए एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट रूप से नहीं हुआ, अभी इसका एक और वीडियो आएगा, उसको आप लोग देखिएगा और देखने के बाद मान के चलिए कि आप लोग बताइएगा। अभी हम आपको नहीं कहेंगे शेयर करने के लिए, नहीं कहेंगे लाइक करने के लिए, नहीं कहेंगे कमेंट करने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं कहेंगे। सिर्फ इसका एक्सरसाइज 1.3 का जो एक और वीडियो आएगा, अगला जो वीडियो बना रहे हैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, इसको पूरा बढ़िया से एक दो बार आप देखिए और देखने के बाद फिर उस वीडियो को देखिएगा जो अगला इसका करेंगे। और उसको देखने के बाद अगर जब एक्सरसाइज 1.3 या मान के चलिए कि कोई भी किताब ले लीजिए, RS अग्रवाल ले लीजिए, RD शर्मा ले लीजिए, आलोक का ले लीजिए, NCERT ले लीजिए, KC सिन्हा ले लीजिए, इस सब का सवाल बनेगा। अगर यदि नहीं बनेगा तब कहिएगा, जब बन जाएगा तो तब तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जरूर कीजिएगा। तब तो फर्ज भी बनता है आप लोगों का करने का, इतना मेहनत से करते हैं आप लोगों के लिए ना करते हैं, तो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब इसीलिए इतना करने के बाद मान के चलिए कि अगला वीडियो तो आएगा ही, और इतना ही करने के बाद मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिएगा इसी तरह से। और क्या मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, ठीक है, धन्यवाद।